दोस्तों नमस्कार। अगर आप बीएड और बीटीसी के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते समय घड़ी को तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन सभी छात्रों के लिए बनाया गया है जो सच में बीएड और बीटीसी ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट को समझना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड को लेकर ऑर्डर दिया है, चाहे वो बीएड के लिए हो या बीटीसी के लिए हो, कि किस तरीके से बीएड के खिलाफ एनसीटीई के नियम है, कौन कौन से वो नियम है जिसके चलते एनसीटीई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बहस तो की गई, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में कोई सफलता नहीं मिली। इसके साथ साथ अब आगे क्या होगा बीएड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे पॉइंट मैंने आप सभी को इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है स्टार्टिंग में जब मुद्दे को आप समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप सभी ने सुने हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाते जाएंगे निश्चित तौर पे आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, लेकिन वीडियो पूरा देखना होगा तभी आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के अंदर सभी मुद्दे क्लियर कर दिए गए हैं, चाहे वो अध्यादेश को लेकर हो या फिर बीएड को लेकर एनसीटीई के नियम के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और भी छात्रों तक पहुंचा दें जिससे कि उनको पूरी जानकारी मिल सके। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है, और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों वैसे तो आप सभी ने ऑर्डर पढ़ा होगा, लेकिन कुछ काम की बातें शुरुआत में बताएंगे, फिर उसके बाद मुद्दे पे आ जाएंगे। अब यहाँ पॉइंट नंबर 2 से आप सभी के सामने बताया जाता है कि जो डिवीजन बेंच राजस्थान का ऑर्डर था 25/11/2021 का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि 28 जून 2018 का जो एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसी मुद्दे के लिए यहाँ पे बहस देखने के लिए मिली। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि जो आरटी एक्ट है वो इस बात की पावर देता है कि एनसीटीई यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कई सुधार कर सकती है, और उन्हीं में से एक सुधार ये था कि बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, द नोटिफिकेशन मेड डिग्री होल्डर्स बीएड डिग्री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स 1 to 5 ऑल द सेम इन स्पाइट ऑफ द एबव नोटिफिकेशन व्हेन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि राजस्थान के माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया जाता है 11/1/2021 को। उस विज्ञापन के अंदर बीएड को शामिल नहीं किया गया। जब बीएड को शामिल नहीं किया गया तो बीएड के छात्रों ने कहा कि ये तो यहाँ पे एनसीटीई के नोटिफिकेशन की उल्लंघन है, वायलेशन है। इस बात को लेकर वो कोर्ट चले जाते हैं। अब कोर्ट में वहाँ सिंगल बेंच डबल बेंच में होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आता है तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे सभी याचिकाओं को चैलेंज किया जाता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार या अगर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इन सभी याचिकाओं के अंदर बीएड वाले छात्रों को यहाँ पे शामिल किया गया था, जैसा कि आप लिखा हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में भी, क्योंकि बीएड का विवाद पूरे देश में फैला हुआ था और इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। हैंस द क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानून का सवाल ये बनता है, law to be answered in these cases whether NCTE was right including B.Ed qualification as and the equivalent और असेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी कि उनका कहना ये है कि भाई कानून की नज़रों में सवाल ये है कि जो एनसीटीई के माध्यम से बीएड को ऐड किया गया था, चाहे आप उसको समकक्ष योग्यता कह लीजिए, इक्विवेलेंट कहते हैं, या उससे उच्च योग्यता कह लीजिए प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए, द राजस्थान हाई कोर्ट इन द इम्पर्स जजमेंट हैज़ क्वेश्ड द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 होल्डिंग बीएड कैंडिडेट टू बी अनक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स।
आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर वी हैव हर्ड सीनियर काउंसिल फॉर परमजीत सिंह पटवालिया who has assailed the judgment of Rajasthan High Court. Mr. Patwalia appeared for the B.Ed qualified candidate and would support the notification 28/6/2018 and the petitioner who had challenged their exclusion before the Rajasthan High Court. मिस मीनाक्षी अरोड़ा के बारे में भी बात लिखी हुई है। ज़्यादा आगे न जाते हुए मैं आपको बता दूं कि पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बीएड को लेकर बहस की गई थी और जो मीनाक्षी अरोड़ा जी थी वो बीटीसी के बीएसटीसी आप कह सकते हैं ना, उनकी तरफ से थी। मुद्दा क्या था? मुद्दा 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को लेकर था, जो पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द एनसीटी आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड डायरेक्शन इन द रिगार्ड अंडर सेक्शन 29 of the NCT Act. High Court was wrong interfering with the policy decision of central government. The NCT would agrees with the submission which have been made by the C. Patwalia and Ms. Arora while assailing the impress judgment. आगे लिखा हुआ है वी हैव ऑल्सो हर्ड कपिल सिब्बल, इसके अलावा मनीष सिंघवी के बारे में भी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ ऐश्वर्या भाटी के बारे में, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार आप कह सकते हैं या फिर एनसीटी भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से यहाँ बहस की गई थी यूनियन ऑफ इंडिया, जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सारे मुद्दे उनके माध्यम से वो बताए गए हैं जिन पे बहस देखने के लिए मिली है। अब आते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि आपके ज़्यादा काम के हैं। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने एक इसका हिंदी वर्जन ले लिया है, जिससे कि मैं बार बार अगर हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो आपका समय बचेगा। फिलहाल जो काम की बातें वही मैं आपको बताऊंगा। 11वें पॉइंट में हम जाते थे तो वहाँ बताया गया था कि भारतीय संविधान सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक संविधान है। हिंदी थोड़ी ऊपर नीचे होती समझ जाना, लेकिन जो भाव है वो तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। इसके अलावा संविधान की अंतरात्मा 4 के रूप में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सामाजिक का एक हिस्सा थी। हमारे संविधान के जो निर्माताओं का दृष्टिकोण था। 12वें नंबर के पॉइंट में बताया जाता है कि बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा आज मौलिक है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A के तहत अधिकार निहित है। भारत के प्रत्येक 14 वर्ष तक की आयु में एक मौलिक गुण होते हैं, मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन फिर मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किसी काम की नहीं है जब तक यह एक सार्थक शिक्षा न हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अनुष्ठान या औपचारिकता। यानी कि आप अगर छात्रों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो सही तरीके से देनी चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी भी टीचर्स को लगा दिया, जैसे कि होता है कभी ग्रेजुएशन वाले टीचर्स बुला लिए जाते थे, कभी बिना टीईटी वाले बुला लिए जाते थे। इस मुद्दे को लेकर वो कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि कुछ मायनों में अभी ये भी प्रगति पर है। संवैधानिक संशोधन 86वें की अगर बात की है, शिक्षा का अधिकार था। नीचे लिखा हुआ है राज्य की नीति, जैसा ही हम जानते हैं कि निदेशक सिद्धांत लक्ष्यों का समूह है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 1986 की नेशनल पॉलिसी को मॉडिफाई करके 1992 में डिक्लेयर किया गया, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन को सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी टू बी गिवन ऑल द चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दिए जाने को लेकर बात की गई। 21वीं सेंचुरी में हम जाएं उससे पहले उनके माध्यम से एक जजमेंट का हवाला देते हुए उनकी तरफ से बताया जाता है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कृष्ण जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की बात की जाए। इट वॉज हेल्ड दैट द चिल्ड्रन हैव फंडामेंटल राइट्स टू फ्री एजुकेशन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14, यानी कि छात्रों के पास में पूरा शिक्षा का अधिकार है 14 साल से पहले तक। साथ ही उनके माध्यम से बताया जाता है नीचे 1997 के बारे में, साथ ही 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, और साथ ही साथ आर्टिकल 21A के बारे में बताया जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि 6 से लेकर जो 14 तक की होती है उसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट आप सभी के सामने लिखी हुई है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द above mandate right to education 2009 was passed by the parliament on the August 20, 2009 which became effective from the 1/4/2023, यानी कि 10 से तो 1/4/2010 से इसको अफेक्ट में लाया गया था। ठीक है, कुछ और बातें आप सभी के लिए काम की हैं। ये मैं आपका बेस बना रहा हूँ, मुद्दे पे तो हम आ ही जाएंगे, क्योंकि मुद्दे की बातें आप सभी को यहाँ मिल रही हैं कि भाई उन्होंने ये ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि उनका गोल ये था कि छात्रों को एजुकेशन जो दी जाए वो गुणवत्तापूर्ण दी जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर अपना नजरिया क्या कह रही है वो आप समझिए। व्हेन द वैलिडिटी ऑफ एक्ट एज चैलेंज बिफोर द कोर्ट, दिस कोर्ट व्हाइल अपलोडिंग इट्स वैलिडिटी एम्फेसाइज्ड दैट एक्ट वाज द इंटेंट नॉट टू ओनली impart of free compulsory education to children, but the purpose of was
ऑल्सो इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। कोर्ट आगे कहती है कि इस न्यायालय की वैधता को बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम का उद्देश्य केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना नहीं था, बच्चों को शिक्षा लेकिन उद्देश्य प्रदान करना ही था। तो गुणवत्ता शिक्षा की बात की गई थी, ना कि सिर्फ उनको शिक्षा देने की बात की गई थी, जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया। जैसे हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो नीचे लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था, जैसा कि आपको मैंने समझाया कि बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करें, लेकिन इसमें गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी और साथ ही साथ आवश्यक बुनियादी ढांचों को लेकर भी यहाँ से जो चीज़ें वो आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, जो कि आप सभी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज वी कैन सी द पर्पज ऑफ बिहाइंड द ब्रिंगिंग दिस path-breaking legislation was not to complete the formality of free and compulsory education, elementary education for the children, but to make a qualitative difference in elementary education and impart it meaningful manner. Provision like right to be amended, neighborhood school, no denial of admission, and prohibition of physical punishment and mental harassment. आगे कोर्ट बच्चों के बारे में कहती है कि इनको गुणवत्ता शिक्षा का मतलब सिर्फ गुणवत्ता शिक्षा ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि इनके आसपास में इनके स्कूल होने चाहिए, साथ ही इन पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो या फिर मानसिक रूप से उत्पीड़न या कुछ भी कह सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए प्रवेश को लेकर किसी तरीके की कोई यहाँ से अलग चीज़ें ना जोड़ी जाएँ, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फीस लगा दी जाती हैं। अब यहाँ से बहुत सारी काम की बातें। आगे लिखा हुआ है टीचर्स के बारे में कि कितना रेशियो होना चाहिए स्कूल के अंदर जिसके आधार पर टीचर्स की नियुक्ति हो सके। ठीक है, एक और बात आप सभी के सामने लिखी हुई है 21वें नंबर में, जो कि बताया जाता है कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो गई है। यदि हम इसकी गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो ये किसी काम का नहीं होगा। हमें सर्वोत्तम और योग्य शिक्षक भर्ती के लिए एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले होता है। किसी स्कूल में गुणवत्ता शिक्षा का आश्वासन पर समझौते के लिए शिक्षकों की योग्यता आवश्यक मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 21 के अंदर वो ये कहना चाहते हैं कि गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा देनी है उसके लिए एक अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए, जो कि यहाँ पे उनकी नियुक्ति की जाए। 22वें नंबर में लिखा है एलिमेंट्री एजुकेशन इन द इंडिया एट 2 लेवल्स, ए प्राइमरी लेवल और दूसरा आप सभी जानते हैं अपर प्राइमरी, जिसको 6 to 8 के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी के लिए बताने की जरूरत नहीं है। अगले पोर्शन के अंदर मतलब अगले जो आप सभी का पैरा उसके अंदर जानकारी दी जाती है क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में कि किस किस को कैसे कैसे अपॉइंट करना है, क्या क्या यहाँ से जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं आप जानते हैं, विज्ञापन निकाला जाता है उसके आधार पर चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है, जो मेन बात है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 24 के अंदर इसको लेकर जानकारी दी जाती है मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं है, अभी तक जो आपके सामने होती थी उसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड सभी छात्र आवेदन करने के साथ साथ उसमें शिक्षक बन सकते थे, लेकिन 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड वाले छात्रों को भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी स्कूल वाज हैव टू पास दीज क्वालिफिकेशन, यानी कि शिक्षक बनने के लिए उनको ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन पास करनी पड़ेंगी तभी वो शिक्षक बन सकेगा। ही मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, साथ ही साथ ही मस्ट हैव डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ही शुड देन पास एग्जामिनेशन फॉर कंडक्टिंग द स्टेट नोन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उसको ये 3 टर्म एंड कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ती है प्राइमरी में टीचर बनने के लिए। द अकेडमिक अथॉरिटी विच इज एनसीटी कंसीडर द अपॉइंटमेंट टू ट्रेन ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एज absolute the necessity in the primary school. It is for this reason that qualification which was prescribed for the teacher primary school was diploma in elementary education and not any other education qualification including B.Ed apart from the teacher's eligibility test would further test of skill of the कैंडिडेट हैंडल स्टूडेंट एट द प्राइमरी लेवल। इसमें बताया जाता है कि एनसीटी के माध्यम से जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर पहले योग्यता होती थी उसमें आप जानते हैं डीएलएड देखने के लिए मिलता था और कोई नहीं। बाद में बीएड सहित अन्य शैक्षिक योग्यताएं जैसे कि टीईटी वगैरह आप सभी के साथ देखने के लिए मिला और ये सभी प्राइमरी टीचर की शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए लाया गया। आगे लिखा हुआ है डीएलएड को लेकर कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होता है
टेंड टू हैंडल स्टूडेंट एट दिस लेवल, यानी कि जो डीएलएड वाले बीटीसी वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है इस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है वो इसी तरीके का देखने के लिए मिलता है। और जो इस डिप्लोमा कह सकते हैं, इसको डिज़ाइन करने का जो तरीका था वो इसीलिए था कि प्राइमरी के अंदर इनको टीचर्स बनाया जाए। आगे पॉइंट नंबर 29 के अंदर जो आप सभी के सामने दिखाया गया वो आपके काम का है कि आपको जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जो पाठ्यक्रम बच्चों के लिए होता है उससे संबंधित है, तो इसको अगर आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से बीएड के खिलाफ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि एज वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम आप सभी के सामने है, जो पेडागोजिकल अप्रोच विच कैन बी बेस्ट गिवन बाय द टीचर हु आर ट्रेन टू डील विद चाइल्ड स्टूडेंट, यानी कि वही यहाँ पे टीचर्स इसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकता है जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा चुकी है इस तरीके की चीज़ों को पढ़ाने की। तो यहाँ पे बात डीएलएड को लेकर की जा रही है, लेकिन a person who has B.Ed qualification has been trained to impart teaching to secondary and higher secondary level of student. He is not expected to impart training for primary student. उनका कहना ये है कि जो B.Ed के छात्र हैं जिनको सेकेंडरी और जो आप सभी की टीजीटी पीजीटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं उनके लिए ट्रेन किया जाता है, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को ये करा सकते हैं, या इस तरीके से जो उनका कोर्स है वो डिज़ाइन नहीं किया जाता है। B.Ed के अंदर पेडागोजिकल जो चीज़ें वो देखने के लिए नहीं मिलती हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है। ठीक है, in order to appreciate the difference between diploma in elementary education, it is called by the difference name in each states. Bachelor of Education B.Ed, we look no further than notification issued by the National Council for the Teacher Education itself from time to time. जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एनसीटी के अपेंडिक्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है, एनसीटी रेगुलेशन 2009 के बारे में, जिसके आधार पे बताया गया था कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है वो इसी तरीके का है। और भी बहुत सारी बातें जो मेन चीज़ें वो हम समझ लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट B.Ed कोर्स इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर द टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से B.Ed को लेकर नेगेटिव चीज़ें शुरू हुई थी। उनका कहना यह है कि जो B.Ed का कोर्स है वो डिज़ाइन नहीं किया गया है टीचिंग के लिए, प्राइमरी के लिए। ठीक है, पहला। Moreover, the inclusion of B.Ed candidate for the primary classes is in the teeth of several decisions of this court, as this court has constantly held the diploma in elementary education and not B.Ed is proper qualification in primary school. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कई केसेस के अंदर इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले, और बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में भी हैं जो B.Ed वाले अभ्यर्थियों प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए, जैसे कि डीएलएड है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस बात को दोनों को कंपैरिजन करते हुए बता दिया है। जब हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि उनका कहना ये था कि जो B.Ed को इंक्लूजन किया गया था, लाया गया था, उसमें ये गलती देखने के लिए मिली कि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स बाद में कराने की बात की गई थी या तो पहले करा देते, है ना। इससे क्या होता कि बाद में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिली। दिस कोर्ट हैड टू डिसाइड द क्वेश्चन वेदर B.Ed डिग्री कैंडिडेट कैन बी इक्वेट विद द कैंडिडेट हु होल्ड ट्रेनिंग इन प्राइमरी स्कूल टीचिंग। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें यहाँ फैसला ये करना है कि क्या B.Ed वाले अभ्यर्थी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के सामने ज़्यादा एलिजिबल हैं, क्योंकि B.Ed को ट्रेन किया नहीं गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। डीएलएड का कहना ये है, मतलब डीएलएड के लिए उनका कहना ये है कि उनको ट्रेन किया गया है, तो यहाँ पे कौन बेस्ट होगा प्राइमरी टीचर के लिए। आगे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहती है कि इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया गया है, जो कि नीचे बताया गया था कि जो बाल मनोविज्ञान जैसे पाठ्यक्रम के नहीं पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सारी बातें लिखी हुई इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया गया था। अब उनके माध्यम से PM लाथा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को लेकर भी एक ऑर्डर यहाँ पे दिया जाता है। द आर्ग्यूमेंट दैट B.Ed क्वालिफिकेशन इज हायर क्वालिफिकेशन देन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज रिजेक्टेड। ये भी बताया गया था कि जो B.Ed वाले अभ्यर्थी वो डिप्लोमा से ज़्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन है, अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वो तो है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं टीजीटी पीजीटी को। लेकिन उनका कहना ये है कि प्राइमरी के लिए हायर क्वालिफिकेशन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि प्राइमरी को उनको ट्रेंड नहीं किया जाता है, पहली बात। ठीक है,
अब नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, अगेन इट वाज केस बिफोर द अपेक्स कोर्ट वेयर बीएड कैंडिडेट वर क्लेमिंग अपॉइंटमेंट एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज बीएड वॉज इवन हायर देन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कि बीएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई थी कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वो टीजीटी पीजीटी के अंदर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में उनको यहाँ पर पढ़ाने का मौका दिया जाए प्राइमरी के अंदर। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि योगेश कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT Delhi holding the through B.Ed is well recognized qualification in the field of teaching, yet it is a training which candidate to teach higher classes, not क्लासेस एट प्राइमरी लेवल। इस ऑर्डर के आधार पे वो ये बताते हैं कि इस ऑर्डर के आधार पे जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको ट्रेंड किया जाता है हायर क्लासेस के लिए, मानते हैं वो एक बड़ी योग्यता है, लेकिन जो बीएड की योग्यता है वो प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बीएड इज़ नॉट क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर एट द प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग, द पेडागोजिकल स्किल एंड ट्रेनिंग required from a teacher at primary level is not expected from the B.Ed trained teacher. They are trained to teach classes at higher level post of primary, secondary and above for primary level क्लास 1 to 5। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो टीजीटी पीजीटी या फिर जो भी प्राइमरी 1 to 5 के अलावा कोई भी क्लास होती है उनके लिए उनको ट्रेन किया जाता है और प्राइमरी के लिए नहीं। इसीलिए प्राइमरी में उनके लिए नहीं है, क्योंकि क्लास 5th तक अगर बात की जाए ट्रेनिंग के लिए डीएलएड और व्हाट नोन एज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इट इज़ डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स विच इज़ डिजाइन टू स्ट्रक्चर टू इम्पार्ट स्किल इन द टीचर हु इज़ टीच प्राइमरी लेवल ऑफ स्टूडेंट। यानी कि उनका कहना ये है कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का कोर्स डिज़ाइन किया गया वो ऐसे डिज़ाइन किया गया जो कि वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हैं, और वो चीज़ बीएड के पास नहीं है, ऐसा उनका मानना था। नीचे लिखा हुआ है देयर बाई इम्प्लीशन ऑफ इंक्लूजन बीएड एज द क्वालिफिकेशन अमाउंट ऑफ लोइंग डाउन टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइमरी लेवल क्वालिटी एजुकेशन विच वॉज सच एज इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ एंटायर एलिमेंट्री एजुकेशन मूवमेंट इन दिस कंट्री विच इज़ हैव डिस्कस इन द प्रीडिंग पैराग्राफ्स ऑफ दिस ऑर्डर। उनका कहना यह है कि अगर बीएड को यहाँ पर लाया जाता है तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन अमाउंट टू लोइंग डाउन, यानी कि जो क्वालिटी एजुकेशन को है वो नीचे चली जाएगी, ऐसा उनका मानना है। अब क्यों माना जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। उनका ये मानना है कि उनको वो चीज़ नहीं पढ़ाई गई है या फिर वो चीज़ उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई जो उनसे पढ़वाई जा रही है। इसके लिए ही बेस कोर्स लाया गया था, लेकिन बेस कोर्स को लेकर सुधांशु धूलिया जी ज़्यादा सहमत नहीं थे। वी आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ फैक्ट दैट टिल नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 कंसिडर पॉलिसी ऑफ एनसीटी had been to be exclude B.Ed candidate from the eligibility criteria of primary teacher school in the 23/8/2023 notification. The first given by NCT is capacity the academic authority under section 23 RT at which has been referred the preceding paragraph. B.Ed qualified teacher were not considered for primary classes, all the same purely in the order। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पहले शामिल किया गया था, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए शामिल किया गया था, और बाद में डीएलएड वाले अभ्यर्थी जब से उनको ट्रेनिंग मिलने लगी तब से बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिस वॉज ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2010। उनका कहना है कि शुरुआती दौर में 2010 के अंदर व्हेन द एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्डर एनसीटी लेड डाउन क्वालिफिकेशन फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचर थ्रू आउट द कंट्री, बट essentially B.Ed qualified teachers were kept out from the preview for the eligibility of teacher in the primary school. B.Ed was not considered a qualification for the teacher of primary। यानी कि B.Ed को प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं माना गया था, या फिर उनकी जो योग्यता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। अब ये सारी की सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कई और बातें भी आप सभी के लिए लिखी हुई हैं, अगर आप जानना चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। उनका कहना ये है कि द pedagogical skill of the teacher must be given very high priority, but our priority to seem to defend it is not impart quality education but to provide more job awareness to B.Ed candidate, as these seems to be only reason for their inclusion in presence of overwhelming evidence that B.Ed course is not suitable for primary classes। हर नीचे वाली लाइन में उनके माध्यम से हर लाइन में यही बताया गया कि जो B.Ed वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। उनका कहना यह है कि B.Ed का इंक्लूजन सिर्फ इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जा सकें, लेकिन ये गुणवत्ता शिक्षा का मुद्दा नहीं था। ठीक है ना।
इसी को लेकर और भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आप सभी को पढ़कर बता दिया है, जो काम की बातें थी वो भी आपको बता दी हैं। आगे लिखा हुआ है कि बीएड वाले अभ्यर्थी जब से आए हैं शिक्षक भर्ती के अंदर, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनका कहना ये है कि जब टीईटी एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलते हैं तो 6 से 16% के बीच में रिजल्ट आता है, लेकिन उनका कहना ये है नीचे कोर्ट की तरफ से, बट द लॉजिक डज नॉट होल्ड गुड। उनका कहना यह है कि बीएड एज क्वालिफिकेशन हैज़ नॉट पास द बेसिक पेडागोजिकल, तो ऐसे में वो प्राइमरी टीचर पढ़ाने के लिए ही वैलिड नहीं है, तो चाहे वो टीईटी पास कर लें या न कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी एग्जामिन दिस aspect in the great detail. B.Ed is not qualification for the teaching of primary level classes, much less better to higher qualification in construct of primary classes. The finding self-evident very admission NCT, which is mandate that all B.Ed qualified teachers who were appointed to teach primary level classes must mandatory undergo the pedagogical कोर्सेज। यानी कि उनका कहना यह है कि जो प्राइमरी टीचर्स के अंदर पढ़ाने के लिए उनको लाया जाए, उनको पेडागोजिकल उनके कोर्सेज के अंदर होना चाहिए, तभी वो पूरे तरीके से एलिजिबल होंगे। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है सोसाइटी ऑफ अनडेड प्राइवेट स्कूल को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई। ये भी एक तरीके का ऑर्डर है जिसका हवाला देते हुए उनके माध्यम से बीएड को लेकर बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब मुद्दे की बात आप सभी यहाँ से समझ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना है। क्यों नहीं माना है उसको आपको अब समझने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ऑर्डर के अंदर साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहती है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड किया गया था, उनको उसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और इसी के आधार पर 28/6/2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। अब इसको समझने के लिए अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि या तो सरकार किसी तरीके से कोई अध्यादेश लाकर एक नया नियम बनाए जिसके अंदर बीएड के कोर्स के अंदर ही कोई ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाए जिससे कि जो कोर्ट की समस्याएं उन्होंने बताई हैं कि जो आपका पेडागोजिकल कोर्स होता है वो उनको नहीं पढ़ाया जाता है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके कोर्स के अंदर ऐड ऑन कर दी जाएं। इससे क्या होगा कि बीएड वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन पॉइंट हैं वो यही हैं। उन्होंने हर पॉइंट में इस बात को रखा है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी के लिए ट्रेंड नहीं किया जाता है, जो कि छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को किया गया है। और उसको करने के लिए अगर सरकार या फिर एनसीटी इस मुद्दे पर दोबारा से विचार करे तो यहाँ पे बीएड के अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं कि उसके कोर्स को ही ऐसे डिज़ाइन कर दिया जाए, और जो पहले से करके बैठे हुए हैं बेस कोर्स को लेकर उनको पहले से बेस कोर्स करा दिए जाएं, और उसके बाद में एक पॉलिसी बना दी जाए तो बीएड वाले अभ्यर्थी पुनः शामिल हो सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि यहाँ बीएड को बाहर करने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ वही था कि उनको प्राइमरी के लिए ट्रेंड नहीं किया जाता है। अब इसके लिए तो सरकार कुछ भी कर सकती है, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो अध्यादेश लेकर आए, चाहे ट्विटर के माध्यम से जो मांग चल रही है, आज भी अभ्यर्थी ट्विटर पर लगे हुए हैं, है ना। अगर बात की जाए इससे पुरानी भर्तियों में क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि वहाँ पर भी चयनित अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट है वो आपको बता देता हूँ कि आपने देखा कि बीपीएससी के अंदर अभी छात्रों को बाहर नहीं किया गया है, वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एनसीटीई ने अपनी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। जब तक एनसीटीई के माध्यम से अपनी कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर दी जाती, ना 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई बाहर होगा, ना केबीएस पीआरटी से, ना ही बीपीएससी से, और ना ही टेट सीटेट से। तो इस बात को लेकर जो अभ्यर्थी पुरानी भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं, पहले एनसीटीई के माध्यम से आने वाली गाइडलाइन का इंतजार करें, तभी इन मुद्दों को लेकर डिसीजन हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।